दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 247 में। रुक करते हैं बिहार की ओर। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रहा है दोस्तों। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कृषि विभाग में एक बहुत ही बम्पर बहाली है। क्षेत्र सहायक के पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा आज के डेट में 11 अप्रैल 2025 को। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 25 अप्रैल से लेकर आपका 21 मई तक होगा। तो इसमें देखते हैं कुल कितनी संख्या है, क्या इसकी योग्यता है। योग्यता अगर बात करें दोस्तों तो योग्यता आपका मात्र 12th पास, उसमें भी आपको आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस से जो पास होंगे वो एलिजिबल होंगे, और दूसरा जो एग्रीकल्चर किए हुए हैं डिप्लोमा से वो एलिजिबल हैं। तो इसका जो एलिजिबिलिटी जो है आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अगर ये किए हुए हैं तो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ये जो पद है, इस पद का नाम है क्षेत्र सहायक। क्षेत्र कहने का मतलब फील्ड असिस्टेंट, किसमें? कृषि विभाग में। जो फॉर्म कब से कब भरा जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, 25 अप्रैल से लेके 21 मई 2025 तक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्षेत्र सहायक, तो ये जो देख रहे हैं लेवल 2 का जॉब होगा आपका। इसका ग्रेड पे 1900 होगा। वेतनमान ये जो है आपका 5200 से 20,200 तक। तो ग्रेड पे 1900 है दोस्तों, तो बढ़िया जॉब है इंटर पास के लिए। शैक्षणिक योग्यता में देखिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से आईएससी या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपका इंटरमीडिएट ऑफ साइंस या कृषि ऑफ डिप्लोमा। नोट में क्या दिया है, आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब अगर आप बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें एलिजिबिलिटी बस उन्हीं का होगा जो साइंस लिए हुए हैं और दूसरा कृषि से डिप्लोमा किए हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कुल कितनी सीटों की संख्या है। तो ध्यान से देखें उसमें कुल सीटों, अधियाची विभाग द्वारा कुल 201 रिक्तियाँ उपलब्ध कराई गई है, जिसके कोटिवार विवरण निम्नवत ये रहा। ध्यान से देखिए, जनरल की अगर बात करें तो कुल रिक्तियों की संख्या 79, 35% आरक्षण महिलाओं का तो 28, अनुसूचित जाति का 35, महिलाओं का 12, अनुसूचित जनजाति का 2 और महिलाओं के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में कहलाता है ईबीसी। तो ईबीसी का 37 है और महिलाओं का 13। अगर बीसी की बात करें पिछड़ा का तो 21 और महिलाओं का 7। पिछड़ा वर्ग को महिलाओं के लिए अलग से दिया गया जनरल में 7 सीट, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 20 है जनरल और 7 है आपका महिलाओं के लिए। तो कुल 201 हो गया आपका रिक्तियाँ, जिसमें 67 आपका महिलाओं का है, 4 स्वतंत्रता सेनानी का और बाकी बात दिव्यांग हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो संख्याएं हैं, रिक्तियां हैं कुल, ये जो रिक्तियां की बात कर रहे हैं ध्यान से देखिए, ये टोटल रिक्तियां कितना है आपका 201। देखते हैं क्या क्या है इसमें। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी, जिसमें आपका न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष सभी कोटि के लिए, चाहे जो भी कोटि से आते हैं, किसी भी कास्ट वर्ग से आते हैं, उनका न्यूनतम मिनिमम 18 साल उनका उम्र होना चाहिए। अगर बात करें अधिकतम उम्र की, तो अधिकतम उम्र जैसे बिहार की अन्य बहालियों में देखने को मिलता है लगभग 37 वर्ष जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, और जनरल की महिला के लिए भी 40 वर्ष दिया गया है दोस्तों। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला का 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट। कहने का मतलब अगर जनरल की महिला पुरुष हैं तो 10 साल और मिल जाएगा आपको, तो 47 साल हो जाएगा, 50 साल और 52 साल। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो बताया गया कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी।
जो आपका मैट्रिक में नाम होगा उसी नाम के आधार पे आप फॉर्म भरेंगे। अगर आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में राम नाम लिखा हुआ है तो आपको राम ही लिखना है, उसके अलावा कुछ और नहीं। और ये ध्यान से देखिए, इसको कुछ दिया गया है। सेकंड में लिखा हुआ है कि कॉम है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। और बाकी बात स्क्रॉल कर देते हैं, अगर पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी हम लोग चलते हैं शैक्षणिक योग्यता की ओर। मैं तो बता ही दिया, परीक्षा का पैटर्न आप लोग देख लीजिए। इसमें परीक्षा के जो पैटर्न है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। टोटल सीट दोस्तों 120 है। अगर 120 में 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिर जाता है तो एक से ज़्यादा परीक्षाएं होगी और अधिक प्रावधान प्राप्त रहने पर प्राक्षिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि कम से कम इसमें फॉर्म भराएगा तो कम से कम 15-20 लाख से कम तो फॉर्म नहीं गिरेगा। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मल्टीपल स्टेप में तो एग्ज़ाम होगा ही, और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे। तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियाँ के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुक्त परीक्षा के लिए किया जाएगा। मान लीजिए मल्टीपल स्टेप में एग्ज़ाम होगा, ये 40,000 से ज़्यादा भर देंगे तो उसमें जो रिजल्ट आएगा आपका 120 सीट है तो उसका 5 गुना, तो आप मान सकते हैं 12×5 = 600 के आसपास रिजल्ट उसका पीटी में दिया जाएगा मेंस लिखने के लिए। तो मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट होगा उसके बाद। तो बस प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगा और सभी के लिए 4 अंक मिलेंगे, तो 600 अंक का हो जाएगा। ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 600, क्योंकि 150 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, तो उस हिसाब से 600 मार्क्स का एग्ज़ाम आपका होगा। लेकिन इसमें गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो इसमें 1 अंक काट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट है, तो कहने का मतलब आपका 6 दूनी 12 10 135 मिनट आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो इसमें आपका स्पीड बहुत बढ़िया होना चाहिए दोस्तों। और ये 2 भाषाओं में आपको लिया जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी में। अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही आपको वैलिड होगा। मान लीजिए हिंदी में कुछ एरर देखने को मिल रहा है तो जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा उसी को वैलिड माना जाएगा, उसी को मान्य माना जाएगा। अब देख लेते हैं क्या है दोस्तों कि परीक्षा के पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान होगा जिसका निम्नांकित विषय होंगे। एक होगा सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। इसमें लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी होगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। ये आपको मैंने बता ही दिया, ये 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। अब देखिए ध्यान से, सामान्य अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक
दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिसके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समसामयिक विषय रहेगा इसमें। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ लेना है। इसमें पड़ोसी देश का इतिहास, जैसे पड़ोसी देश आपका क्या सा हो गया, नेपाल है, आपका पाकिस्तान है, चीन है। तो भारत का इतिहास पढ़ना, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। समान विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खंड ख में जो पूछा जाएगा आपसे जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, जो आपका लेवल रहेगा मैट्रिक लेवल का। और आपका गणित है, गणित में आप देख लीजिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकीय गणित संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपाती, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। तो गणित में इनसे रहेगा। और खंड गो में मानसिक क्षमता जो जांच होगा, इसमें आपका पूछा जाएगा रीजनिंग। क्वालिफाइंग मार्क्स जो क्राइटेरिया है 16 जुलाई 2007 के आलोक में कि अनारक्षित वर्ग को कम से कम 40 अंक प्रतिशत आना चाहिए, पिछड़ा को 36.5%, EBC को 34%, अनुसूचित जाति को 32%, और कोई भी कैटेगरी के महिला वर्ग हो उनका 32%, और दिव्यांग जितने भी होंगे सभी का 32%। आगे देखते हैं जो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, परीक्षा शुल्क आपका सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रमुख पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, बिहार के जो स्थायी निवासी अनुसूचित जनजाति 135, जितने भी महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं उन सभी का 135, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के लिए 540। तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि अदर स्टेट को भी अलाउ किया गया है। तो अदर स्टेट वाले से एकदम क्लियर कट कह देना चाहते हैं कि आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिए, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो ज़रूर भरना चाहिए और यहाँ जॉब लीजिए। कहीं कोई मनाही नहीं है, क्योंकि आप जनरल से फाइट करेंगे तो आपका 540 रुपया लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोई गलत ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे बाद में दिक्कत हो। तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, आप जनरल से फाइट कीजिए। अगर जॉब ले पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैटेगरी में आप लोग मत भरिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका भी बर्बाद होगा और बिहार वाले बच्चों को भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों। और ये जो आपका परीक्षा शुल्क है उसमें प्रोसेसिंग चार्ज एंड सर्विस टैक्स अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। तो कुछ ना कुछ रुपया कटेगा, 5, 10, 15, 20, 35 रुपया वो अलग से कटेगा। तो आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 540, 600 के आसपास, और ये 150 के आसपास इतना लग जाएंगे। बाकी बात ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे 25/24 से 21/5 तक ही जमा किया जाएगा। जब तक फॉर्म आपका भराएगा 25 अप्रैल से लेकर 21 मई तक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी बात, अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो इससे आप भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह हस्तांतरणीय होगा। तो ध्यान से समझ लीजिए। आरक्षण जो है आपका, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, जब अगर फॉर्म आप भरिएगा उस समय आपसे पूछेगा कि डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस आपको करना है। किस कैटेगरी से आते हैं तो वहाँ पे आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। अगर आप SC में है तो SC, ST में है तो ST, जनरल में है तो जनरल, BC में है तो BC और EBC में है तो EBC, या BC महिला है तो वो, अगर जिस टाइप का ऑप्शन आपका खुल के आएगा उस ऑप्शन को फिल करना है।
मान लीजिए कि आप ईबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपने फॉर्म भर दिया जनरल से, तो आप ईबीसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ईबीसी में आपको फिर नहीं मिलेगा, फिर आप जनरल से फाइट करेंगे। तो इस पर आप विशेष ध्यान देना है आपको कि अगर आप ईबीसी से हैं तो आपको ईबीसी वहाँ पर डालना है फॉर्म में, ताकि आपको ईबीसी का बेनिफिट मिले। अगर आपको जनरल मार्क्स आ जाता है तो जनरल मार्क्स से भी उठा लेंगे। मान लीजिए आपका नंबर किसी वजह से अगर कट गया, तो अगर कैटेगरी में है तो कैटेगरी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। बाकी बात थर्ड में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पर में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा, ये तो बता ही दिए। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। वही बता दिए कि कास्ट का जितना भी मिलेगा वो सब बिहार का डोमिसाइल होना अनिवार्य है। फर्जी अगर बनाते हैं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, पेमेंट भी वसूला जाएगा और आप पे केस भी होगा, साथ में आपका समाज मोहल्ले में नाम भी खराब होगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। इसलिए जो बिहार के मूल निवासी हैं वही आरक्षण का लाभ लें, दूसरा कोई गलत तरीके से ना ले। जैसे टीचर में बहुत सारे अदर स्टेट के लोग यहाँ गलत पद पे चले गए हैं और बाद में वो सीट खाली हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हकमारी तो हो ही जा रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप आ रहे हैं या जो कहीं जा रहे हैं, नहीं, आप बिल्कुल आइए, क्योंकि आपका अधिकार है। क्योंकि बिहार के भी बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन जनरल पे आप लोग जनरल से फाइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। एक बात और ध्यान देना है आपको दोस्तों, यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि आवेदन में दिया गया अस्थाई पता, जो आवेदन में आप अस्थाई पता देंगे वही पता का आपका डोमिसाइल चाहिए। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसलिए आप लोग जल्दी से, आप लोग के पास समय है, अभी 25 तारीख से फॉर्म भराएगा 21 मई तक, तो आप लोग अपना आवासीय जातीय आय जो भी एकदम बनवा लीजिए। और जो अगर बीसी में आते हैं तो वो एनसीएल उनको बनवाना पड़ेगा, तो एनसीएल आप लोग बीसी वाला बनवा लीजिए। एससी वाला सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो काम उनका चल जाएगा, क्योंकि उनको एनसीएल और ओबीसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र अस्थायी और मूल निवासी डोमिसाइल के लिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रही थी, वही बता रहे थे आपको। ये एनसीएल आपको बनवाना है। एनसीएल आपको कैसे बनेगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपको रेसिडेंस, कास्ट और इनकम, ये तीनों जब आप बना लेंगे तब एनसीएल आपका बनता है। पहले ये तीनों बनेगा, पहले रेसिडेंस, आवासीय, जाति, आय, ये जब तीनों बनाएंगे तब आप एनसीएल बना सकते हैं। नॉन क्रीमी लेयर, इसको कहते हैं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। उनके माता पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम से। अगर मान लीजिए महिलाएं हैं तो महिला अपने पिता के नाम से बनवाएंगे, क्योंकि जाति तो पिता से ही मिलेगा आपको, तो वहाँ से आपको बनवाना है। पति के नाम से आपका वैलिड नहीं होगा, तो इसको आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। बाकी बात, उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरने के पहले ही आपको सब कुछ कर लेना है। मान लीजिए 2-3 महीना पहले भी आप बनवाए हैं, लेकिन 2025 का बना हुआ होना चाहिए, तो आपका काम कर जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दे होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं प्रमाण पत्र, परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त विवेचना के साथ के द्वारा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। बाकी बात आगे लिखा है, जो परीक्षा की परीक्षा होगा, प्रारंभिक और मूल परीक्षा का परीक्षा पत्र शिवांक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही है, दिव्यांगता के लिए नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा और आपसे पदोपत्र लिया जाएगा। ये सब देख लीजिएगा। अगर आप पोता पोती हैं स्वतंत्रता सेनानी का, तो उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। विवाहित महिला के पक्ष में आय हुआ परिसंपत्ति
पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति का अस्थायी निवास निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पति के निवास पर आधार पर आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कहने का मतलब आपका जो पिता के निवास के आधार पर आपका आवास प्रमाण पत्र, लेकिन पति के नाम से आप सिर्फ आय बनवा सकते हैं, लेकिन आवास और आपका जाति ये दोनों पिता के नाम से ही बनेगा, मतलब पिता के एड्रेस से ही बनेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावे के अनुसार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन, शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री और बंदिक प्रोविजनल, ये सब आपको पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब आपको दोस्तों करना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइट डाउन हो गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए ये सब तो आप देख लेंगे, बाकी बात पढ़ लीजिएगा इंटरनेट से। आपको एक इसमें क्या है, हम एक बार आपको फॉर्म भर के हम एक और वीडियो बना देंगे, जैसे आप लोग का डिमांड रहेगा उसके हिसाब से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। 25 तारीख से जब फॉर्म भराएगा तो आप लोग अभी फ़िलहाल आप लोग अपना फ़ोटो नया खिंचवा लीजिए, एक नया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपको रखना है ये भविष्य के लिए आपको संभाल के रखना है। आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि दोनों पे आपका OTP जाएगा। और आपका फ़ोटो हाल ही का खींचा हुआ होना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो फ़ोटो आप खींचिएगा उस फ़ोटो में तो यही विशेष बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन होगा परीक्षा के दौरान। और वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी राष्ट्रीय सेवा आयोग या द्वारा कदाच परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। इसमें वो लोग बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते हैं जो किसी भी स्टेट या BPSC के द्वारा वो बाहर किए गए हैं। तो आपको बता ही दिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 अप्रैल 2025 और अंतिम तिथि भी 23/5/2025 दिया गया है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्य में संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र यथा मैट्रिक का तो चाहिए आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ISC का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जाति अगर जो कैटेगरी से आते हैं ये बिहार में है तो अपना जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो आते हैं EWS में अपना बनवा लेंगे, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी के लिए प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु ये सब कुछ आपको दे दिया गया, आपको बता दिया गया है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आपका मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार होना चाहिए। और आप किस कैटेगरी में है सावधानीपूर्वक आप लोग पहले देख लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आपको भरना है। आपका लाइव फ़ोटो भी लिया जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको लाइव फ़ोटो लगेगा वेबकैम के माध्यम से, और वहीं उसी समय आपको अपलोड करना है। ये सब सुधार धीरे धीरे हो जा रहा है। बाकी बात घोषणा अंतिम तिथि आपको याद रखना है दोस्तों 25 से 30/5। एकदम ध्यान से देखिए इसको, इस कॉलम को। अंतिम तिथि जो आपका दिया गया है वो आपका 25 अप्रैल से लेके 23 मई तक रात्रि 11:59 सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट पर आप भर सकते हैं, biharssc.bihar.gov.in पर, या अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई, अब बस आप फॉर्म को भर दीजिए और उसका प्रिंट रख लीजिए, या उसको डाउनलोडेड फॉर्म में कहीं आप उसको भविष्य के लिए रखिए, क्योंकि बिहार SSC का इतिहास रहा है कि जल्दी ये अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं करता है। लेकिन इस साल चुनावी साल है तो उम्मीद करते हैं कि आपका सितंबर तक ये आपको सितंबर तक आपका ये एग्ज़ाम वगैरह लेके आपको बहाल कर दे। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटर पास के लिए लेवल 2 का जॉब है, 1900 ग्रेड पे है, तो ठीक ठाक पेमेंट है। जैसे 8वां वेतन लागू होगा तो और भी DA वगैरह मिल के अच्छा पेमेंट बन जाएगा। तो टोटल सीटों की संख्या 201 है। तो आप लोग
बिल्कुल भी देरी ना कीजिए दोस्तों। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा धीरे धीरे और भी बहालियाँ भी निकलेगा, अभी सीरियल भी आने वाला है, तो बस लगे रहिए। और 25 तारीख से यहाँ 21 दिया है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि नीचे आप देखे थे यहाँ देखिए 21 तारीख ही है, और नीचे जो हम पढ़े थे उसमें 23 मई तक था। इसमें जो भी कुछ क्लियरिटी होगा वो आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि दोनों दे दिया गया टाइमिंग, 25 से लेकर आपका 21 और वहाँ 25 से 23। हो सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करने के लिए दे रहा हो, लेकिन थोड़ा सा दोनों में मतभेद दिख रहा है, ऊपर और नीचे वाला में। तो हो सकता है पेन ऑफ स्लिप है तो आप 23 ही मान के चलिए, लेकिन आप 23 क्यों, आप पहले सब कुछ बना के 21 के पहले ही फॉर्म भर लीजिए, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी बात फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ, कुछ अच्छे अपडेट के साथ। हमारे पास जब ऑथेंटिक अपडेट आता है तभी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना कर लाता हूँ। इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये सभी इन्फॉर्मेशन पूरे भारत तक पहुंचना चाहिए। और मिलते हैं दोस्तों फिर एक अच्छी सी वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।